हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फ्रॉम 4 वेक्टर पर्सपेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट क्रिस्टियन डॉपलर सर ने इन 1842। उन्हीं के नाम पर इस इफेक्ट का नाम जो है वो डॉपलर इफेक्ट रखा गया है। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कंसिडर करेंगे। ये हमारा है सोर्स ऑफ लाइट, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट जो है वो एमिट कर रहा है, और ये है हमारे पास ऑब्जर्वर। अभी दोनों जो है वो रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, सोर्स ऑफ लाइट भी जो है वो रेस्ट में है। तो इस ऑब्जर्वर को जो यहाँ से कलर परसीव होगा वो ग्रीन कलर परसीव होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपका सोर्स जो है वो रेस्ट में रहता है और ऑब्जर्वर जो है इस सोर्स की तरफ मूव करता है, तो इस केस में यहाँ पर इस ऑब्जर्वर को ग्रीन कलर परसीव नहीं होगा। इस केस में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर वो यहाँ पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द ग्रीन कलर लाइट सोर्स। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो कलर होते हैं उसमें रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। मींस रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो सोर्स जब ऑब्जर्वर इस सोर्स की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर इसे ग्रीन कलर ना परसीव होके यहाँ से इसको ब्लू कलर जो है वो परसीव होता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में भी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। इस केस में भी ऑब्जर्वर को ग्रीन कलर परसीव ना होकर ब्लू कलर जो है वो परसीव होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है और सोर्स भी जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में भी जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। मींस यहाँ पर इस ऑब्जर्वर को ग्रीन कलर परसीव ना होकर ब्लू कलर जो है वो परसीव होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे या फिर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे या फिर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करे, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी और इस केस में जो ऑब्जर्वर है वो ग्रीन कलर ना परसीव करके ब्लू कलर जो है वो परसीव करेगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम एक नया केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमारा सोर्स जो है वो रेस्ट में है बट ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है। तो इस केस में देखा गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। मींस इस ऑब्जर्वर को ग्रीन कलर ना परसीव होकर रेड कलर जो है वो परसीव होगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो इस केस में भी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी। इस केस में भी ऑब्जर्वर को ग्रीन कलर परसीव ना होकर रेड कलर परसीव होगा। मान लीजिए ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है और ग्रीन कलर का सोर्स भी जो है वो इधर जा रहा है। मींस ऑब्जर्वर एंड सोर्स जो है वो एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, तो इस केस में भी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। इस केस में भी ऑब्जर्वर को ग्रीन कलर परसीव ना होकर जो है वो रेड कलर परसीव होता हुआ दिखाई देगा। इसी को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जब भी सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जाएगी बाय द ऑब्जर्वर वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से डिफरेंट होगी। दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आखिरकार डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेसेसरी डेरिवेशन रिक्वायर्ड इन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो आप हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट। According to Doppler effect, whenever there is relative motion between a source of light and observer, the apparent frequency of light observed by the observer is different from the actual frequency of light emitted by the source of light. तो डॉपलर इफेक्ट हमें ये कहता है कि जब भी हमारे पास ऑब्जर्वर
और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि चाहे आपका सोर्स रेस्ट में हो, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो, या ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, या फिर आपका सोर्स रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा हो, या फिर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में हो और सोर्स आपका ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, या फिर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इस ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व की जाएगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय द लाइट सोर्स। इसे ही हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वर जो है वो एफ प्राइम फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व करता है और ये सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एफ फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो एमिट करता है। कई बुक्स में फ्रीक्वेंसी को न्यू प्राइम से डिनोट किया गया है। मान लीजिए ये ऑब्जर्वर जो है वो न्यू प्राइम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है और ये सोर्स जो है वो न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करता है। तो न्यू प्राइम जो है वो न्यू से डिफरेंट होगा। कब डिफरेंट होगा? जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। हमने न्यू प्राइम एंड न्यू के बीच में ही रिलेशन डराइव करना है फ्रॉम 4 वेक्टर पर्सपेक्टिव। This effect is named after Austrian mathematician and physicist Christian Doppler who observed this effect in 1842. इस effect को ऑब्जर्व किया था ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स क्रिस्टियन डॉपलर सर ने इन 1842 में। इन्हीं के नाम पर इस इफेक्ट का नाम जो है वो डॉपलर इफेक्ट रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद का काम हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट की डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पर 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसीडर करेंगे। ये हमारा है एस फ्रेम जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड और इसका ओरिजिन है ओ, और ये हमारे पास दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और इसका है ओरिजिन ओ प्राइम। इस फ्रेम में हम जो टाइम मेजर करेंगे उसे हम t से डिनोट करेंगे और s प्राइम फ्रेम में हम जो टाइम मेजर करेंगे उसे t प्राइम से डिनोट करेंगे। इनिशियली दोनों फ्रेम्स के जो ओरिजिन्स थे वो आपस में कंसाइड कर रहे थे, मींस एट टाइम t इक्वल टू t प्राइम इक्वल टू 0 o एंड o प्राइम जो है वो कंसाइड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अब मान लेते हैं स्टूडेंट, जो s फ्रेम है वो रेस्ट में है जबकि s प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, s फ्रेम में हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एमिट कर रहा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो थीटा एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस इन फ्रेम s। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कुछ एनर्जी एंड मोमेंटम भी होगा। एनर्जी इसकी होगी एच न्यू और मोमेंटम होगा इसका E बाई सी, मीन्स P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी एस फ्रेम में वो होगी हमारे पास न्यू, जबकि एस प्राइम फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होगी वो होगी E प्राइम जो कि इक्वल टू होगी एच न्यू प्राइम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी जो है एस प्राइम फ्रेम में वो हम मान लेते हैं न्यू प्राइम है। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा P प्राइम इज इक्वल टू E प्राइम बाय सी, मींस P प्राइम हो जाएगा H न्यू प्राइम बाय सी। और S प्राइम फ्रेम में ये वेव जो है वो थीटा प्राइम एंगल बना रही है विद इट्स एक्स एक्सिस एक्स प्राइम एक्सिस इन फ्रेम S प्राइम। तो स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है, हमें इस फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्राइम में रिलेशनशिप डराइव करना है और देखना है कि इस फ्रेम और इस फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जाएगी लाइट की उन फ्रीक्वेंसीज के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बनाएंगे। आइए देखते हैं इसमें आप और क्या ऐड करके आएंगे। लेट अस कंसीडर 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S एंड S प्राइम। तो सबसे पहले हमने 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किए S एंड S प्राइम। इनिशियली देयर ओरिजिन्स O एंड O प्राइम कंसाइड एट टाइम t इक्वल टू t प्राइम इक्वल टू 0। जब हमारे पास टाइम t इक्वल टू t प्राइम इक्वल टू 0 था तो दोनों फ्रेम्स के ओरिजिन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे थे। एंड फ्रेम S प्राइम इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब हमारा S फ्रेम जो है वो रेस्ट में रहेगा जबकि S प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव करेगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। Again consider a plane wave originates from a point source of light in frame S making angle theta with its x axis।
हम मान लेते हैं ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ओरिजिनेट होती है एस फ्रेम में, और ये थीटा एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन फ्रेम एस। लेट द प्लेन वेव मेक एन एंगल थीटा प्राइम विद द एक्स प्राइम एक्सिस इन फ्रेम एस प्राइम। जबकि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो थीटा प्राइम एंगल बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम एक्सिस इन फ्रेम एस प्राइम। Let E and P be the energy and momentum of the plane electromagnetic wave with respect to frame S, where E is equal to h nu and P is equal to E by C equal to h nu by C। इस फ्रेम में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होगी E is equal to h nu, और इस फ्रेम में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम होगा P is equal to E by C, that is P is equal to h nu by C। Let E prime and P prime be the energy and momentum of the plane electromagnetic wave with respect to frame S prime, where E prime is equal to h nu prime and P prime is equal to E prime by C, that is equal to h nu prime by C। जबकि S प्राइम फ्रेम में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी होगी E प्राइम is equal to h nu प्राइम और मोमेंटम होगा P प्राइम is equal to E प्राइम by C, that is P प्राइम is equal to h nu प्राइम by C। अब हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे 4 वेक्टर पर्सपेक्टिव आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस न्यू एंड न्यू प्राइम के बीच का रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर 4 वेक्टर पर्सपेक्टिव का सहारा लेंगे और हम यहाँ पर यूज करेंगे मोमेंटम 4 वेक्टर का। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एस फ्रेम में जो हमारा मोमेंटम 4 वेक्टर है वो है हमारे पास P न्यू, और एस प्राइम फ्रेम में जो हमारा मोमेंटम 4 वेक्टर है वो है हमारे पास P न्यू प्राइम। देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंटम 4 वेक्टर क्या होता है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप आगे की डेरिवेशन समझना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस टॉपिक के वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किसी भी 4 वेक्टर के जो है वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इसी तरह से मोमेंटम 4 वेक्टर के भी 4 कंपोनेंट्स होंगे। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? द मोमेंटम 4 वेक्टर इन एस फ्रेम इज डिनोटेड बाय P न्यू। तो स्टूडेंट्स, एस फ्रेम में जो हमारा मोमेंटम 4 वेक्टर होगा वो P न्यू होगा। इट हैज 4 कंपोनेंट्स P1, P2, P3, P4 इन 4D मिन्कोस्की स्पेस। 4 डायमेंशनल मिन्कोस्की स्पेस में जो हमारा मोमेंटम 4 वेक्टर होता है P न्यू, उसके 4 कंपोनेंट्स होंगे P1, P2, P3, P4। जो पहले 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो स्पेस पार्ट ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर को डिनोट करते हैं, जबकि जो हमारा 4th कंपोनेंट होता है वो टाइम पार्ट ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी 4 वेक्टर में हमारा एक स्पेस पार्ट होता है और एक टाइम पार्ट होता है। और हमने मोमेंटम 4 वेक्टर वाले वीडियो में देखा था कि जो P1 है वो x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, P2 जो है वो y कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और P3 जो है वो z कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और जो चौथा कंपोनेंट है टाइम कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर, वो एक्चुअली एनर्जी पर डिपेंड करता है। और जो हमारा टाइम कंपोनेंट होता है मोमेंटम 4 वेक्टर का P4, वो एक्चुअली आइटा E by C होता है, और E हमारे पास h न्यू है एस फ्रेम में, तो E की जगह हम h न्यू पुट कर देंगे। सो P4 विल बी इक्वल टू आइटा h न्यू बाय C। और P1 क्या है हमारे पास? x कंपोनेंट है मोमेंटम 4 वेक्टर P न्यू का। तो हमारे पास इस मोमेंटम का x कंपोनेंट क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में हमारा वेव जो है वो प्रोपागेट कर रही है। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है तो हमारा मोमेंटम इसी डायरेक्शन में होगा। तो x कंपोनेंट इसका इधर होगा और y कंपोनेंट जो है इसका इधर होगा। तो x कंपोनेंट की बात करें तो x कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास? वो होगा हमारे पास P cos थीटा, और y कंपोनेंट होगा हमारे पास P sin थीटा। बट P क्या है हमारे पास? h न्यू बाय C है, तो x कंपोनेंट हो जाएगा h न्यू बाय C cos थीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास h न्यू बाय C sin थीटा। तो हमारे पास P1 हो गया हमारे पास x कंपोनेंट दैट इज h न्यू बाय C cos थीटा, और P2 हो गया हमारे पास Py दैट इज h न्यू बाय C sin थीटा। क्योंकि स्टूडेंट्स वेव जो है वो xy प्लेन में ट्रेवल कर रही है, प्रोपागेट कर रही है, तो मोमेंटम का जो कंपोनेंट्स होंगे वो सिर्फ x और y डायरेक्शन में होंगे, z डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा।
सो पी जेड विल बी इक्वल टू 0। तो इन कंपोनेंट्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो पी न्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, P1 P2 P3 P4 दैट विल बी इक्वल टू P1 हमारे पास है एच न्यू बाई सी कॉस थीटा, P2 हमारे पास है एच न्यू बाई सी साइन थीटा और पी जेड हमारे पास 0 है और P4 हमारे पास है आइटा एच न्यू बाई सी। इसी तरह से इस एस प्राइम फ्रेम में जो मोमेंटम 4 वेक्टर है वो पी प्राइम म्यू है और इसके भी 4 कंपोनेंट्स होंगे। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे यहाँ पर, द मोमेंटम 4 वेक्टर इन एस प्राइम फ्रेम इज डिनोटेड बाय पी म्यू एंड इज गिवन एज, एक्चुअली यहाँ पर प्राइम भी आएगा। सो पी प्राइम म्यू विल बी इक्वल टू P1 प्राइम P2 प्राइम P3 प्राइम P4 प्राइम, 3 स्पेस कंपोनेंट्स, चौथा टाइम कंपोनेंट। जैसे हमने ये लिखा है वैसे यहाँ पर ये लिख देंगे। जो हमारे पास एच और सी हैं वो दोनों फ्रेम में सेम रहेंगे बट न्यू जो है वो डिफरेंट होगा और थीटा जो है वो डिफरेंट होगा एस प्राइम फ्रेम में। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, एच न्यू प्राइम बाय सी कॉस थीटा प्राइम, इसकी जगह आपको लिखना होगा एच न्यू प्राइम बाय सी साइन थीटा प्राइम, ये 0 ही रहेगा। आइटा एच न्यू प्राइम बाय सी ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पी न्यू के 4 कंपोनेंट्स हैं और पी प्राइम म्यू के 4 कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे, ये ट्रांसफॉर्म होंगे इस फ्रेम से उस फ्रेम में बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमने 4 वेक्टर पढ़ा था और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक 4 वेक्टर के कंपोनेंट्स एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो पी प्राइम म्यू है और पी न्यू है ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे, ये एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होंगे, पी प्राइम म्यू विल बी इक्वल टू समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 अल्फा म्यू न्यू पी न्यू। तो पी प्राइम न्यू एंड पी न्यू के बीच में ये रिलेशनशिप होगा जहां पर न्यू की वैल्यू जो है वो 1 to 4 वेरी करेगी और जो म्यू होगा वो भी 1 to 4 वेरी करेगा, मींस म्यू की वैल्यू भी 1 2 3 4 होंगी। अल्फा म्यू न्यू क्या है, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती है जो कि एक 4x4 की 16 एलिमेंट्स वाली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और इसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, गामा 0 0 आटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आटा बीटा गामा 0 0 गामा, जहां पर बीटा जो है वो v बाय सी के बराबर होता है और गामा जो है वो 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अल्फा म्यू न्यू की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी प्राइम म्यू के ये कंपोनेंट जो हैं वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में और इसके जो कंपोनेंट्स हैं पी म्यू के ये वाले वो हम यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर और इस न्यू एंड न्यू प्राइम के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी प्राइम म्यू अल्फा म्यू न्यू एंड पी न्यू की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। पी प्राइम म्यू हमारे पास है P1 प्राइम P2 प्राइम P3 प्राइम P4 प्राइम, इसे हम यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है 4x4 की जो हमने यहाँ पर लिख दी है और यहाँ पर हम P न्यू की वैल्यू पुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 4 एलिमेंट्स P1 P2 P3 P4। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, P1 प्राइम हमारे पास क्या है, एच न्यू प्राइम बाय सी कॉस थीटा प्राइम और इसी तरह से हमारे पास P2 प्राइम क्या है, एच न्यू प्राइम बाय सी साइन थीटा प्राइम, P3 प्राइम 0 है और P4 प्राइम हमारे पास है आइटा एच न्यू प्राइम बाय सी, वो हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गई 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास P1 है यहाँ पर एच न्यू कॉस थीटा बाय सी, P2 हमारे पास एच न्यू बाय सी साइन थीटा, P3 है 0 और P4 है आइटा एच न्यू बाय सी। तो स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, न्यू एंड न्यू प्राइम के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस 4th एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हमें न्यू एंड न्यू प्राइम के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, जब हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस एलिमेंट की जो है वो वैल्यू मिलेगी। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका रहेगा आइटा एच न्यू प्राइम बाय सी दैट विल बी इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आइटा बीटा गामा इंटू एच न्यू बाय सी इंटू कॉस थीटा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को जो है हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, फिर हम 0 को 0 से करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, उसके बाद गामा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा गामा इंटू आइटा एच न्यू बाय सी।
तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन यहाँ से आ जाएगा आपका आटा कॉमन आ जाएगा, गामा कॉमन आ जाएगा, एच न्यू बाई सी कॉमन आ जाएगा, आटा एच गामा न्यू बाई सी कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस बीटा कॉस थीटा प्लस 1 यहाँ पर कॉमन रह जाएगा। तो आपका आटा से आटा कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल, सी से सी कैंसिल। सो न्यू प्राइम विल बी इक्वल टू गामा न्यू 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास न्यू प्राइम बाय गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स एस प्राइम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है और जो एस प्राइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप होगा। और यही इक्वेशन नंबर 3 जो है वो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट की रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आपको ये देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स इसी के बेसिस पर हम रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के 2 डिफरेंट टाइप्स स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो है वो डराइव कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। पहला हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट, जब हमारे पास सोर्स ऑफ द वेव जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, या फिर हमारे पास ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स ऑफ द वेव की तरफ मूव करेगा, या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, या फिर सोर्स ऑफ वेव जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, या फिर ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ द वेव से दूर जाएगा, या दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो उस केस में जो हमें डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। इसमें भी हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। पहला होगा हमारे पास व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा, व्हेन सोर्स ऑफ द वेव इज मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ द वेव। इस केस में या तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा या फिर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। तो इस केस में थीटा जो है हमारे पास वो 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पर थीटा को 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सो फ्रॉम 3 न्यू इज इक्वल टू न्यू प्राइम अपॉन गामा 1 माइनस बीटा कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है तो ये बन जाएगा न्यू प्राइम बाय गामा 1 माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 1 अपॉन गामा, और 1 अपॉन गामा की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो 1 अपॉन गामा की जगह हमने स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिख दिया। न्यू प्राइम हमारे पास ऐसे रहेगा, और बीटा हमारे पास v बाय सी होता है तो 1 माइनस v बाय सी आ गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, स्क्वायर रूट है तो दोनों के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ए 1 माइनस वी बाय सी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाय सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाय सी, क्योंकि ए को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, जो कि बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ए इक्वल टू ए आ जाता है, तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पर सी एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा c प्लस वी बाय सी, और ये बन जाएगा c माइनस वी बाय सी। तो इस c से c जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली न्यू जो है वो किसके बराबर होगा, न्यू प्राइम स्क्वायर रूट c प्लस वी बाय स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस वी। दोनों स्क्वायर रूट इकट्ठे कर दो तो इस रिजल्ट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहले केस का रिजल्ट जो है वो ये होगा फॉर रिलेटिविस्टिक केस। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस रिजल्ट से नॉन रिलेटिविस्टिक केस की तरफ जाना चाहें तो वो भी हम जा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस और करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू न्यू प्राइम, यहाँ पर पावर 1/2 है, नीचे आकर पावर जो है वो -1/2 हो जाएगी, 1 प्लस वी बाय सी की पावर -1/2, और यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस वी बाय सी की पावर 1/2। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में जो हमारा वेलोसिटी होती है एस प्राइम फ्रेम की, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से बहुत बहुत कम होती है। मींस v इज लेस देन c, मींस v बाय c जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस केस में हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम बाय यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन। 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो 1 प्लस nx के बराबर होता है अगर हमारा x जो है वो लेस देन 1 हो, और 1 माइनस एक्स की पावर n को हम 1 माइनस nx लिख सकते हैं इफ x इज लेस देन 1 हो, क्योंकि हमारा v बाय c जो है वो 1 से बहुत बहुत कम है नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। तो इस टर्म को हम, इस पावर को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, -1/2 को इसके आगे ले आएंगे v बाय c के, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 v बाय c, और इस 1/2 को इस v बाय c के आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 vc। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1
फिर इसको इससे करेंगे -1/2 v/c, फिर इसको इससे करेंगे -1/2 vc, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 v/c इंटू v/c, v/c का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि v/c जो है वो 1 से बहुत बहुत कम है, तो v/c का स्क्वायर जो है वो 1 से बहुत बहुत छोटा होगा, तो इस स्क्वायर वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो -1/2 v/c -1/2 v/c ये ऐड होके बन जाएगा आपके पास -v/c -हाफ हो जाएगा -1 v/c। तो फाइनली नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए न्यू और न्यू प्राइम में क्या रिलेशन होगा, न्यू इज इक्वल टू न्यू प्राइम बाय 1 - v/c। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम रिलेटिविस्टिक लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट से नॉन रिलेटिविस्टिक लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं, वो रिजल्ट भी हम यहां से ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट का सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे और सेकंड टाइप ऑफ रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट का सेकंड पॉइंट है जब थीटा 180 डिग्री होगा, इस केस में क्या होगा, सोर्स ऑफ द वेव जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा या फिर ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ द वेव से दूर जा रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह 180 पुट कर दें तो cos 180 जो होता है वो -1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास 1 प्लस बीटा हो जाएगा। तो बाकी सारी कैलकुलेशन सेम रहेंगी जैसे हमने पिछले थीटा इक्वल टू 0 केस के लिए किया था। तो फाइनली न्यू एंड न्यू प्राइम के बीच का जो रिलेशनशिप आएगा वो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस v बाय c प्लस v आएगा। जब थीटा इक्वल टू 0 था तो यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस आ रहा था, बट यहाँ पर आपकी बार माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। बाकी सारे स्टेप जो हैं वो सेम रहेंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जब आपका v जो है वो बहुत बहुत कम होगा c से, तो v बाय c जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद आप यहाँ पर आएंगे, इन्हें आप एक्सपेंड करेंगे इन दोनों अप्रोक्सीमेशंस की हेल्प से, तो आपके पास फाइनली जो न्यू एंड न्यू प्राइम के बीच में रिलेशनशिप आएगा नॉन रिलेटिविस्टिक केस में वो आएगा न्यू इज इक्वल टू न्यू प्राइम 1 प्लस v बाय c। थीटा इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर माइनस आ रहा था, जबकि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के लिए यहाँ पर प्लस आएगा। बाकी सारे स्टेप जो हैं वो सेम रहेंगे, जिनको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का सेकंड टाइप, जो कि होगा हमारे पास ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप ऑफ रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है हमारे पास ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इस केस में जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे वो नॉर्मल टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव लेंगे। मींस अगर वेव जो है वो ऐसे मूव कर रही है तो ऑब्जर्वर जो है वो इधर मूव करेगा। मींस जो रिलेटिव मोशन होगा ऑब्जर्वर एंड सोर्स ऑफ द वेव के बीच में वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मींस इस केस में जो हमें थीटा है वो 90 डिग्री लेना होगा। तो अगर हम यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री पुट कर दें तो cos 90 जो है वो हमारे पास 0 होता है, तो 1 माइनस 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली न्यू प्राइम बाय गामा बचेगा और 1 बाय गामा आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो न्यू विल बी इक्वल टू न्यू प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू न्यू प्राइम स्क्वायर रूट 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस केस में न्यू एंड न्यू प्राइम के बीच में ये रिलेशनशिप होगा। अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करें जिसमें अगेन हमारे पास v जो है वो लेस देन c होगा, मींस v बाय c जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर v बाय c को लेस देन 1 पुट करते हैं तो v बाय c को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में v बाय c जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 को अप्रोच करेगा, तो ये टर्म 0 हो गई, तो ये स्क्वायर रूट 1 रह गया। तो सिंपली न्यू इक्वल टू न्यू प्राइम आ जाएगा इस केस में। तो न्यू जो है वो न्यू प्राइम के बराबर होगा। मींस नॉन रिलेटिविस्टिक केस में अगर आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं नॉर्मल टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, तो उस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी लाइट वेव की वो बिल्कुल सेम निकल के आएगी। तो यहाँ पर अब आपको जो है डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा इन केस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपको ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ आपको रिलेटिविस्टिक केस में देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे दैट इट इज क्लियर दैट ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रिलेटिविस्टिक मोशन। तो रिलेटिविस्टिक मोशन में ही आपको
जो है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर न्यू एंड न्यू प्राइम जो है वो डिफरेंट होंगे, उन दोनों के बीच में यही रिलेशनशिप होगा। वेयरएज इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, जबकि नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के लिए न्यू जो है वो न्यू प्राइम के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास relativistic Doppler effect and its type from 4 vector perspective। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। टिल देन टेक केयर।